नमस्कार साथियों, आप सबके चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे कमलेश्वर जी की कहानी नीली झील का दूसरा भाग। चलिए पठन शुरू करते हैं। अस्पताल, लेकिन अस्पताल की का जरूरत है? महेशा और उलझ रहा था। तुम्हारी नासमझी के लिए का कहूँ? यह घर पर मेरी देखभाल कौन करेगा? सगे संबंधी भी नहीं तो जरूरत वक्त पर आ जाती। सुना है अस्पताल में तकलीफ भी नहीं होती, ऐसी दवा देते हैं डॉक्टर दी। महेशा हंसा। अब समझ पाया था वह। उत्साह से भरकर बोला, जिला अस्पताल में चली चलना, पैसा सब देखभाल कर देगा, भगवान का दिया सब कुछ है। लेकिन पार्वती उसकी खुशी में हिस्सा नहीं बटा पाई। उसके मन में जैसे डर समाया हुआ था। बोली, एक बात कहूँ, हमें बड़ा डर लगता है जान चली जाएगी। बेकार डरती हो तुम। बेकार नहीं, ना जाने मन में कैसी कैसी बातें व्याप्ति हैं। बड़े डरावने सपने दिखाई पड़ते हैं। सांस रुकने लगती है। पार्वती ने बाहें छाती पर कस ली थी। तो हमारे साथ लेटा करो, महेशा ने उपाय बता दिया। कुछ तो सोचा करो। हम कहेंगे आजकल तुम कतराई कतराई काहे रहती हो? बेकार की बातें मन में मत लाया करो पार्वती। आ खाट टीन में कर लो। पार्वती ने उठकर खाट पकड़ते हुए कहा, अब इतना बाहर मत रहा करो, ना जाने कब क्या हो जाए। महेशा ने खटिया से खटिया मिला ली और पाटी के पास सरक कर हाथ उसकी बाह पर रख दिया। अब डर नहीं लगेगा तुम्हें। कुछ देर बाद पार्वती सो गई, पर महेशा को नींद नहीं आ रही थी। पार्वती का पैर एकाएक हिला और सांस तेज हो आई, जैसे वह डर रही हो। महेशा ने उठकर उसके माथे पर हाथ फेरा। बड़ी देर तक बैठा देखता रहा। जब उसे नींद आने लगी तो लोहे का एक चाकू लाकर उसने पार्वती के सिरहाने रखा और लेट गया, जैसे पार्वती नन्ही सी बच्ची हो। इन दिनों उसका मन बहुत भरा भरा रहता। पार्वती इस लायक नहीं थी कि उसे झील तक ले जाता, खुद भी बैठता और उसे भी दिखाता वहां की सुंदरता। इसलिए वह आसपास ही कुछ देर के लिए चला जाता। हाफिज जी की बिसाती की दुकान पर अगर बैठ जाता तो पार्वती के लिए नाखूनों की लाली, कोई छोटा सा शीशा या कोई ऐसी चीज खरीद लाता जिससे हाफिज जी नई चाल चाल की बात बता देते। एक दफा हाफिज जी ने उसे फोटो फ्रेम दिखाकर कहा, इसमें मियाँ बीबी की तस्वीर लगती है, बड़े घरों में लोग इसे रखते हैं। फोटो फ्रेम तो वहां ले आया, पर तस्वीर नहीं थी। तीसरे ही दिन उसे पार्वती को तैयार कराया, सारे गहने उसे पहनने को मजबूर किया और खूब तेल लगाकर रामा फोटोग्राफर की दुकान पर जा पहुंचा। साथ साथ बैठते हुए उसने पार्वती के सर का पल्ला कानों के पीछे कर दिया और अपनी कमीज की जेब में सतरंगा रेशमी रुमाल रख लिया। अपने गले का तावीज भी खींचकर ऊपर कमीज पर निकाल लिया ताकि तस्वीर में सब कुछ दिखाई पड़े। अपने पीछे बाग का पर्दा लगवाया जिसमें दो चिड़ियां चोंच से चोंच मिलाकर बैठी थी। पार्वती को भी यह पर्दा पसंद था, लेकिन तस्वीर में और सब तो ठीक था, अफसोस सिर्फ बालों का था। ससुरे ने हमें बूढ़ा बना दिया। कहे पार्वती, तुम्हें ही बड़ा शौक चराया था, 1 रुपया खराब कर दिया। पर महेशा को इस बात का मलाल नहीं था। उसने तस्वीर को फ्रेम में लगाकर बरामदे वाली ग्रौंची पर सजा दिया। ऐसी तस्वीर मुश्किल से किसी के घर निकलेगी। मुख्तार साहब के घर ही हो सकती है। उस दिन भी इस हाफिज जी की दुकान पर बैठकर लौट रहा था। पार्वती के बालों में लगने के लिए विलायती पिन लाया था। पिन के पत्ते पर बनी मेम को वह ताक रहा था। फिर पार्वती ने पूछा, मंदिर के लिए मिस्त्री से बात हुई? मिस्त्री तो नहीं मिले, पर एक नई बात सुनने में आई है। कहा, पार्वती ने उत्सुकता से जानना चाहा। अपनी बस्ती में बिजली लग रही है, चुंगी वाले बड़ी कोशिश में है, पर पैसा पास नहीं है चुंगी के, तो बिजली का लगेगी। सुना चुंगी अपनी कुछ जमीनें बेचने की बात सोच रही है, ऐसी जमीनें जो उसके लिए बेकार। महेशा ने कहा तो पार्वती एकदम बोली, चुंगी अगर बेचे तो अपने चबूतरे के पास वाला कूड़ा खाना हम खरीद लें। चबूतरे पर मंदिर हो जाएगा और उधर मुसाफिरों के लिए छोटी सी धर्मशाला। तुम जरा सच्ची बात पता लगाओ। सच्ची बात तो सच्ची है, हाफिज जी का रोज चुंगी में आना जाना लगा रहता है। गलत खबर नहीं लाएंगे, वो ही बता रहे थे। महेशा ने जैसे उसे इत्मीनान दिलाया। मौका लगा तो खरीद लेंगे, का पता कब तक हो। झील की ओर से 3 चिड़ियों का कातर शोर सुनाई पड़ा और उसका मन बहक गया। एकदम बोला, शायद शिकारी आए हैं। ऊपर आसमान में आंग आंग करते
चक्रवाकों के जोड़े गुजर रहे थे। महेशा का मन ग्लानि से भर आया। बोला, इन्हें मारने से फायदा, इतनी सुंदर चिड़िया है पर मुर्दा खाती है। आजकल नई नई चिड़िया बहुत दिखाई पड़ती हैं, पहचान में भी नहीं आती। पार्वती ने कहा, ना जाने कहाँ से इतनी आ जाती हैं। ये चिड़िया मेहमान है, कार्तिक खत्म होते आती है और फागुन चैत तक चली जाती है। महेशा पार्वती को बता रहा था, हमने चिड़ियों के अंडे भी जमा किए हैं, तुझे नहीं बताया, नहीं तो घर से निकाल देती। आप भी निकाल सकती हूँ, पार्वती कह रही थी कि दिखाओ। कहा कहता हुआ महेशा उठकर गया और तरह तरह के सफेद चितकबरे हरियाले से अंडे उठाकर ले आया। देख पार्वती, यह बाघ का अंडा है, यह सारस का है और यह सोन पतारी का। महेशा एक एक अंडा उठाकर दिखाने लगा। वैसे तो पार्वती नहीं छूती, पर उसने सोना पतारी का अंडा हाथ में ले ही लिया। घुमाकर देखते ही हाथ से छूटकर वह गिर पड़ा और टूट गया। तो पार्वती के मुंह से चीख निकल गई, हाय दैया, टूट गया तो क्या हुआ, महेशा ने सरलता से कह दिया। पर पार्वती के चेहरे पर काले बादल से छा गए थे। उसका दिल धक से रह गया था। बहुत धीमे स्वर में बोली, असगुन हो गया, और आंचल में मुंह छिपाकर रो पड़ी। और पार्वती उस दिन भविष्य के आशंकामय परिणामों को सोचकर रोई थी। बिल्कुल वैसे ही करुणापूर्ण और असहायता से भरी उसकी आवाज जच्चा बच्चा अस्पताल में थी। महेशा को सब कुछ याद आता है। यह कैसा होता है कि आदमी हमेशा एक ही तरह से रोता है। पार्वती की वह आवाज उसे भूलती नहीं, जब उसने अस्पताल में के पलंग पर पड़े हुए महेशा को अपने पास बुलाया था। इतने दिन चढ़ गए हैं, डॉक्टरनी कहती है चीरा लगाना पड़ेगा। पार्वती का रोम रोम जैसे कांप रहा था चीरे का नाम सुनकर। आंखों में आंसू भरकर उसने महेशा की बात पकड़ ली थी और बड़े ही महेशा की बाह पकड़ ली थी और बड़े ही दर्द भरे स्वर में कहा था, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। दिल छोटा क्यों करती हो पार्वती, तुम जीती जागती घर पहुंचोगी, मैं मंदिर बनवाऊंगा और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला। लेकिन पार्वती जीती जागती घर नहीं पहुंची। बच्चा पेट में मर गया था और ऑपरेशन के बाद उसकी भी बिगड़ती हालत को अकेली डॉक्टरनी संभाल नहीं पाई थी। सारा शरीर नीला पड़ गया था। पार्वती के शरीर में जहर फैल गया था और महेशा को पार्वती का हल्का नीलापन लिए शरीर ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा कि उस दिन चांदनी में उसने देखा था। पार्वती की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी, वह एकदम निश्चिंत लग रही थी और उसने महेशा को पास बुलाकर कहा था, अब मंदिर जरूर बनवा देना पार्वती, मंदिर सोचकर महेशा का कलेजा फट गया था। आखिरी आस थी, उसे चीख कर बोला था, ऐसा मत कहो पार्वती, बच्चा मर गया तो क्या हुआ, तू तो जीती जागती है, मुझे देख लो, अच्छी तरह देख लो। पार्वती की आंखों से आंसुओं की धार बह बहकर कानों के पास से होते हुए नीचे गिर रही थी। फिर उसने नहीं देखा गया, जैसे पार्वती के प्राण खिंच रहे थे और फिर पार्वती के निचले होंठ सूख कर चटक गए थे। महेशा की दुनिया वीरान हो गई थी और वीरानापन देखकर आदमी पगला जाता है। बस्ती के आदमियों का यही कहना था कि महेशा पगला गया। जो आदमी आदमी का ख्याल नहीं करता वह पागल नहीं तो और क्या है। आदमी के दुख दर्द को जो नहीं समझता और उसे और क्या कहा जाए। महेशा, वह मुक्त और निश्चिंत महेशा एकदम बदल गया था। उसे सिर्फ पैसे की फिक्र थी। पार्वती का फैला हुआ रुपया वह बड़ी कड़ाई से वसूल कर रहा था। घर का अकेलापन उसे काटने दौड़ता। इतना प्यार पाकर अब जैसे उसकी आदत बिगड़ चुकी थी। लोगों ने कहा, महेशा पंडित, दूसरी शादी कर लो, इतना रुपया पैसा किस काम आएगा, अस औलाद भी तो नहीं। महेशा ने जवाब दिया, पार्वती के बराबर कोई मेरा ख्याल करे तो सोचूं भी नहीं, तो भी ना सोचूं, गलत बात बोल गया, बेकार का मखौल मत किया करो, अब बूढ़ा हो चला। यूं पार्वती से 10 बरस छोटा था महेशा, पर पार्वती की मौत के बाद वह उससे 10 बरस बड़ा लगने लगा। कनपट्टियों पर 3 ही बरस में सफेदी आ गई थी और गर्दन के नीचे खाल झुर्रियों में भर गई। सचमुच आदमी बूढ़ा नहीं होता, वक्त उसे बूढ़ा कब बना जाता है। सूने घर में महेशा 8-8 आंसू रोता और उसे पार्वती की एक एक बात याद आती। चीजें देखता तो आंखों में आंसू भर आते। वह टीन का बक्सा जिसमें उसके कपड़े रहते थे और उससे पार्वती अपने रुक्के और रुपये भी रखती थी। संदूक के ऊपर वाली कील में किनारी में बंधी चूड़ियों का लच्छा देखकर वह
उस दिन रो पड़ा था। एक एक चूड़ी उसने पहचानी थी, कौन सी किस मेले से पहनाई थी उसने, और दूसरा जोड़ा पहनने के वक्त उसने कब कब इन चूड़ियों को उतारा था। बड़ी आंखों से वह देखता रहा। घर का सूनापन उसे अब काटने दौड़ता। दीवार पर सगनौती की लकीरें देखकर उसे फिर कुछ याद आया। जब एक बार वह 2 दिन के लिए कहकर 4 दिन बाद लौटा था, शायद तभी पार्वती ने गेरू से यह सगनौती उठाई होगी। वह तो कुछ करती थी, उसमें सिर्फ उसी के लिए तो सब कुछ था, और कौन था उसका? ना पार्वती का कोई था और ना महेशा का कोई रह गया था। और जब वह जगन नाई के घर धरना देकर बैठ गया कि आज साहब मैं मूल ब्याज में चुकता करके उठेगा, तो उसकी औरत ने भीतर से उकराकर कहा, पंडित तुम जो इतने जालिम हो कि किसी की पत नहीं देखते। पार्वती चाची मुंह से चाहे जितना बिगड़े, पर आदमी की मर्यादा और इज्जत का तो ख्याल करती थी। ये सब हम नहीं जानते। हम रुपया लेकर उठेंगे आज, पूरा 100 रुपया है, मैं ब्याज के। महेशा ने कड़कती आवाज में कहा और चोटी की गांठ खोल दी। जगन नाई बहुत गिड़गिड़ाया, महाराज घर की नींव खुदवा लो तो भी इस वक्त 25 से 1 पाई ज्यादा नहीं निकलेगा, थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए। आखिर 4 भले आदमियों ने आकर जब बहुत समझाया तो महेशा किसी तरह राम राम करके उठा। कुछ दिनों बाद महेशा, जो अब महेश पांडे के नाम से पुकारा जाता था, बस्ती से चला गया। सुना चुनार मिर्जापुर की तरफ पत्थर की तलाश में गया है। कर्जदारों ने सुख की सांस ली थी। वह 15 दिन के भीतर लौट आया। चौधरी के बाग में बैठकर बता रहा था, पार्वती मंदिर के लिए सामान देखने गया था, सूरत जयपुर से बनवाऊंगा। लोगों का कहना था कि सोना चांदी मिलाकर कुल 8-10 हजार की पूंजी है उसके पास, और जो दवाया हो सो अलग। इस बीच उसने काफी बकाया रुपया वसूल कर लिया था। धीरे धीरे रुपए की उसकी तृष्णा बढ़ती सी लगी। हाफिज जी की दुकान से गुजरता तो आवाज सुनकर कह देता, अब क्या करूंगा बैठ के हाफिज मियाँ, पहनने ओढ़ने वाली तो चली गई। एक दिन हाफिज जी ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। बैठे बैठे बात चल निकली। सुना मंदिर बनवाने की फिक्र में हो, बस यही एक काम करना है हाफिज जी, किसी तरह मंदिर और छोटी सी धर्मशाला बन जाए तो मन को शांति मिले। पार्वती यही कहती कहती मरी। यह तो धर्म का काम है, बनाने खड़े होंगे तो 10 आदमी हाथ बटाएंगे, तुम शुरू तो करो। हाफिज जी ने उसकी उदास नजरें देखकर तसल्ली दी। कभी जरूरत पड़े तो 10-20 रुपए हमसे भी ले लेना, रुपया पूरा नहीं है। लोग समझते हैं कि मेरे पास खत्ती खुदी है, पर सच हाफिज जी कुल 4,000 हैं। ग्राहक आया देखकर हाफिज जी भी इधर उधर उलझ गए और महेश पांडे उठकर चल दिया। ऐसे ही एक दिन वह बस्ती की तरफ से घर जा रहा था और झील वाले रास्ते पर कुछ लोग दिखाई पड़े। उसके पैर इधर ही उठ गए। कुछ सैलानी थे, 4 मर्द 2 औरतें। औरतें सुंदर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उनके पीछे पीछे चल दिया। काफी दिन बाद आया था वह इधर। नीली झील खामोश थी, किनारों पर गीली आंखों की तरह नमी थी और घास की टहनियों हवा के साथ धीरे धीरे पानी को सहला रही थी। नरकुल की लंबी पत्तियां पक्षियों की कलगी की तरह कांप रही थी और पानी में डूबी सिबार के सूतों में मछलियों के बच्चे कतरा कतरा कर निकल रहे थे। वह किनारे आकर बैठ गए। पानी के नन्हे नन्हे बुलबुले नीचे से ऊपर सतह तक आए तो लगा कि किसी मछली ने मोती उगल दिए हों। जलचरों की बारीक आवाजें झील के पानी में गूंज रही थी और ऊपर पेड़ों पर पक्षियों के पंखों की सरसराहट और सीटियों की मध्यम आवाजें थी। काले सिर और श्वेत बक्ष वाली गंगा कुर्री की हल्की सी सीटी उसके कानों में पड़ी। आंखें उधर अटक गई। झील के ऊपर वह चक्कर काट रही थी, कुछ इस तरह जैसे उसे चक्कर में उड़ाने वाली अदृश्य डोर किसी के हाथों में हो और वह बस घूमती ही जा रही हो। वह जानता है कि गंगा कुर्री पेड़ पर नहीं बैठेगी। तभी वह तीर की तरह पानी के ऊपर गिरी और चमकदार मछली उसकी लंबी चोंच में थी। तभी संगीत की आवाज उसके कानों में पड़ी। आए हुए सैलानी लोग कुछ न कुछ बजा रहे थे। नीली झील के शांत पानी पर उनके स्वर तैरते हुए दूर तक जा रहे थे। उसे बड़ी शांति मिली।
फिर स्वनहंसों का एक झुंड अपने राग का स्वर मिलाता हुआ झील के दूसरे किनारे तक उतर पड़ा और 2-4 हंस गेहूं और चने के खेत में घुसकर अंकुर खाने लगे। गर्दन उठा उठाकर वे ऐसे देख रहे थे जैसे अजनबी हो, और सचमुच वे अजनबी ही हैं। महेश पांडे का मन ना जाने क्यों भर आया। बेस्वन हंस अब आए हैं, 4-5 महीने रहकर पार्वती की तरह चले जाएंगे, या फिर किसी शिकारी का शिकार हो जाएंगे जैसे पार्वती हो गई। उनके दूसर पंख खून की लकीरों से रंग जाएंगे और उनके पंखों को पकड़कर शिकारी ऐसे लटका ले जाएगा जैसे मुर्दा पार्वती को अस्पताल के बंगी पलंग से उठाकर उस सूने बरामदे में ले आए थे। तभी करकरा बोला। सफेद कलगी की शान में वह गर्दन लपकाता हुआ चला जा रहा था। शायद आरामदेह रेतली जमीन खोज रहा है। कर्रा। फिर एक भयंकर धड़ाके की आवाज से वह चौंक उठा। बाईं ओर फैले दलदल से सारसनी की तुर्री सी तेज चीख आई और गूंजती रही। वह बार बार चीख रही थी और सार्स अकुलाया सा कुछ ऊपर चक्कर काट रहा था। कभी वह दलदल से उतरकर चीखता, कभी लंबे लंबे डग भरकर इधर उधर लपकता और वैसी ही तेज आवाज में चीखने लगता। गिरी हुई सारसनी की आवाज फट गई थी और उसकी गर्दन कुचले हुए सांप की तरह फड़फड़ा रही थी। स्वनहंसों का झुंड तट से भागकर खेतों में चला गया। अभी अभी कुछ क्षण पहले का स्वप्निंग वातावरण एकदम भयानक हो उठा। झील का पानी सीमा में बद जैसे थर्रा रहा था। भीगे किनारों पर निर्जीव स्वर टकरा रहे थे। पेड़ों में अभी अभी सनसनाहट पड़ गई थी। दलदल में घायल पड़े सारस को उठाकर लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की। महेश पांडे ने पास आकर उन सैलानियों को देखा। उसे उम्मीद थी कि पार्वती की तरह ऐसे क्षण में इन औरतों की आंखों में पानी डबडबाया होगा, पर उनमें तो शिकारी के निशाने की प्रशंसा भरी थी। यह घर लौट आया। रात भर उस अकेले घर में उसे बार बार वही तेज आवाज सुनाई पड़ती। फिर जाने कहां से अस्पताल में चीखती पार्वती की आवाजें आने लगती। सुबह होते ही उससे रुका नहीं गया। सीधा झील पहुंचा। झील के ऊपर का धुआं धीरे धीरे साफ हो रहा था। कांध का जोड़ा किनारे पर बैठा काई खा रहा था। झील के शांत सौंदर्य ने उसे क्षण भर बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। वहीं पेड़ के नीचे बैठकर देखता रहा मानसरोवर और कैलाश से आए दे हंसों को, जो गंधर्वों के देश से आए थे प्रवास के लिए। कोमल और पवित्र पक्षी हल्की किरणों में सोन पतारी के स्वर्ण पंख चमचमा उठे। उसका मन उदासी से भर गया। उन परदेसी पक्षियों से क्या नाता जोड़ना। बैठे बैठे जब वह ऊब जाता तो बस्ती की ओर चला जाता। बस्ती में नाप जोख होने लगी तो लोगों को विश्वास हुआ कि अब बिजली लग जाएगी। महेश पांडे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सुना उत्तर की तरफ बहुत बिजली पैदा की जा रही है, वहीं से यहाँ आ रही है। तभी मुनादी वाला ऐलान करता सुनाई पड़ा। हुबहू चेयरमैन साहब के चुंगी की कुछ जमीनों का नीलाम व तारीख 4 जनवरी सोमवार को चुंगी आहते में सवेरे 8 बजे से होगा। जमीनों के नक्शे दफ्तर चुंगी में खरीदारों के लिए लगे। हर खास व आम को खबर दी जाती है। और मुनादी वाले ने तबले पर बांस की खपचियों से चोंटगी और आगे बढ़ गया। 4 जनवरी में अभी 20 दिन थे। महेश पांडे के दिमाग में चबूतरे के पास वाली जमीन घूमने लगी। चुंगी को बिजली के लिए रुपए की जरूरत है और उसे धर्मशाला के लिए उस जमीन की। मंदिर और धर्मशाला की बात को लेकर वह सभी के पास पहुंचा। धर्म का काम है, सबसे ज्यादा रुपया हम लगाएंगे, कुछ मदद आप लोग करें। धर्मशाला पंचायती कर दी जाएगी, आप लोग 10-10, 20-20 रुपए की मदद करें तो कार्य हो सकता है। मारवाड़ी मिल वालों ने एक मुश्त 50 रुपया दे दिया, लेकिन उसका खाता डाक खाने में खुलवा दिया। महेश पांडे ने 3000 रुपया भी उसी खाते में जमा कर दिया। इन 20 दिनों के बीच वह घर घर घूमा, मुख्तारों के पास गया, हलवाइयों और वैद्यों के पास गया, कपड़े के आड़तियों के से लेकर अंग्रेजी डॉक्टर तक पहुंचा और कुल मिलाकर 1000 रुपया और जमा हो गया। सबकी आंखों में महेश पांडे का रुतबा और सम्मान एकाएक बढ़ गया। अब सिर पर वह गेरुआ साफा बांधने लगा था और हाथ में लाठी लेकर चलता था। शरीर कुछ शिथिल हो गया था, लेकिन इस डलते शरीर के साथ भी वह एक दिन भर घूमता और अपने साफे में किसी चिड़िया का गिरा हुआ सुंदर सा पर कलगी की तरह घोंस लेता।
चुंगी दफ्तर में जाकर वह नक्शे भी देख आया था। नीलामी का दिन पास आ रहा था और जैसे जैसे वह दिन निकट आता जा रहा था, महेश पांडे की उदासी और बढ़ती जाती थी। झील पर शिकार खेलने के लिए आदमियों की बहुत सी टोलियां इस बीच और आई गई। अपने घर बैठे या बस्ती में घूमते उसने जब जब चित्कारें सुनी और साहब शिकारियों को, नरम पंख वाली चिड़ियों को लटकाते ले जाते देखा, तब तब उसे पार्वती की याद आई। बेतरह उसकी हालत भी तो इस सारस के जोड़े की तरह थी। घर में लेटता तो उड़ते पंछियों के नरस कोमल पंखों की सरसराहट उसे महसूस होती, जैसे पार्वती को कैलासन की धोती पहने अदृश्य रूप में गुजर गई हो। पर्वतों से आए मेहमान पक्षियों के सफेद और कोमल सी रूई से सजीले पंख और पार्वती के सफेद दांत। सुबह उठा तो मन नहीं लगा और वह शांति पाने के लिए झील की ओर चला गया। झील पर पहुंचकर अपनी लाठी से वह काई को छितराता रहा। सिवार के सूतों को उलझाकर उसने निकाला, नन्हे नन्हे बीज चुनकर मुंह में डाल लिए और उठकर उधर चला गया जिस ओर जल मंजरी खिली थी। जल मंजरी के पास से ही दलदल शुरू हो जाता है। नारी की बेल पानी में तारों की तरह बिछी हुई थी और गांठों के पास नन्हे नन्हे घोंगे चिपके हुए थे। सूत सी सफेद नन्ही नन्ही जड़ें मछली के उजले पंखों की तरह धीरे धीरे कांप रही थी। दलदल में घुसकर उसने जल मंजरी के फूल तोड़े और गुच्छा बनाकर लौटने लगा। सोनपतारी का झुंड रात भर चारा खाकर उड़ने ही वाला था कि एक गोली उस पार से छूटी और उड़ते सोनपतारी के झुंड में से एक पंछी बिलबिलाकर छप से झील के बीचों बीच गिर पड़ा। उसके सोने से पंख पानी पर छितरा गए और नीली झील के खामोश पानी का एक हलचल हुई। एक क्षण बाद ही लाल खून की एक पतली सी लकीर पानी पर खिंची और सोनपतारी तैरती हुई उस पार जाने की कोशिश करने लगी। उसके नरम पंख फड़फड़ा रहे थे और पानी पर खून की लकीर उसका पीछा कर रही थी। जुर्मुट में से शिकारी निकले, उन्होंने देखा, पर वह पक्षी तैरता हुआ उस किनारे निकलकर किसी झाड़ी में दुबककर खामोश हो गया। शिकारियों ने बहुत खोजा पर पक्षी नहीं मिला। झील पर मिटती हुई लकीर के बीच एकाध पंख पड़ा था। उनका मन उच्चाट हो गया। जलमंजरी के फूलों को वही फेंक कर वह लौट आया। पार्वती की याद उसे फिर आई और नीलामी वाले दिन उसने 3000 की बोली लगाकर चबूतरे के पास वाली जमीन नहीं, दलदली नीली झील खरीद ली थी। लोगों की आंखें फट गई। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मंदिर का नाम लेकर उसने धोखा दिया, रुपया हजम कर गया, लेकिन उसने किसी को कुछ भी जवाब नहीं दिया और मन में लगता कि अब तो वह पार्वती को भी जवाब नहीं दे सकता। उसके पास जवाब है ही क्या? फागुन आते आते मेहमान पक्षी उड़ गए, सवन हंस चले गए, सफेद सुरखाव अपने पुराने घरों में लौट गए, मुअर संद करकरा और सरपक्षी भी चले गए। झील बहुत सूनी हो गई थी, पर महेश पांडे का विश्वास था कि वे फिर हमेशा की तरह अपने झुंड के साथ कार्तिक अगहन तक वापस आवेंगे। महेश पांडे लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था। बस झील वाले रास्ते के पहले पेड़ पर उसने एक तख्ती टांग दी थी जिस पर लिखा था, यहाँ शिकार करना मना है, और नीचे की पंक्ति थी, दस्तखत नीली झील का मालिक महेश पांडे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नीली झील कहानी, जो कि कमलेश्वर जी की है। दूसरा भाग सुन रहे थे आप उसका। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।